ठीक है, तो उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन्फॉर्मेशन है। उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? यूज्ड इन्फॉर्मेशन, जिसपे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे आपको कोचिंग का रास्ता पता है तो आप फटाफट बताएंगे, अरे वो वाली तुमसे वो पूछा कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े, अरे वो मंदिर के सामने खड़े हो, हाँ ठीक है वहीं चले जाओ, बस ऐसे बोलोगे। मैप पे देख देख के बोलोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, तो यही बात है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा स्लो काम करता है, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का तरीका है वो स्लो है। स्लो का मतलब क्या है? उसको धीरे धीरे ही स्टोर होगा, तो धीरे धीरे स्टोर होगा तो कई बार में स्टोर होगा, कई बार में स्टोर होगा। आपको एक दिन में नहीं याद हो गया कि सेक्टर क्यू से लेके मंदिर के सामने प्रश्नोत्तर कोचिंग इंस्टीट्यूट आने में कितने फुट स्टेप लगेंगे या कितनी देर में मुझे मुड़ना है। फोन चलाते चलाते रास्ता मोड़ लेते हो अपने आप को। हाँ, फोन चलाते चलाते कुछ भी कर रहे हो, पता है ऐसे 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 करते हुए चले आए, तो इसका मतलब क्या? कई बार उस इन्फॉर्मेशन का यूज किया, अब उस इन्फॉर्मेशन का सिर्फ क्लैरिफाइड पाथ आपको मिल गया, आप उसका यूज करो। तो बेहतरीन बनने का सिर्फ एक तरीका है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब एक और तरीका बताता हूँ, एक और सिंपल सा तरीका। 50 लगाए, 20 लगे, 30 नहीं लगे। 30 का सलूशन देखा, 30 का सलूशन देखा, उसमें से 15 आ गए, 15 नहीं है, यही 15 को मार्क कर लो बस। बस जब प्रश्नोत्तर या कहीं का भी टेस्ट होगा तो मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन ये 15 क्वेश्चन जरूर देख के जाने। तो जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम के पहले तुमको ये पता होगा कि 15,000 क्वेश्चन में से मुझे 1500 क्वेश्चन देख के जाने, क्योंकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन गलत करता हूँ। याद रखिएगा, उस 15,000 20,000 क्वेश्चन में से आएगा 45, उस 45 में से 35 उसी फॉर्मेट पे होगा जो कह रहा हूँ, उसी 15,000 के फॉर्मेट पे होगा। 35 से 40 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, नए तरीके का हो सकता है, नए वर्डिंग्स में हो सकता है। सिलेक्शन लेना है, टॉपर बाद में बनेंगे, पहले सिलेक्ट होइए। याद रखिए, एक बात बताता हूँ, जब बच्चा तैयारी करता है ना तो शुरू के महीने में वो एम्स देखता है, IIT खड़गपुर देखता है, और दिसंबर तक आता है किसी तरीके से सिलेक्ट हो जाए, और जब पेपर का टाइम आता है तो भगवान आजमगढ़ मिल जाए, भगवान कट ऑफ क्लियर हो जाए। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो याद रखिएगा कि रिस्क तब ले सकते हैं जब आप कुछ अचीव कर चुके हों। अचीव कर चुके हों का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दिसंबर जनवरी को ऐसा देखें कि इतने दिन हैं, एटलीस्ट मैं 60% स्कोर कर रहा हूँ हर टेस्ट में, 70%। एक बार और एक और गलतफहमी है, एक गलतफहमी बहुत अच्छी है बच्चों में, अरे यहाँ टेस्ट में नहीं आ रहा है, हम सीधे नीट और जेईई में टॉप करते हैं। ये सच है, बच्चे इसी माइंडसेट से रहते हैं, अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो मैं पूरा जोर वहीं लगाऊंगा। रिकॉर्ड है, हमारी टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। प्रश्नोत्तर का जो टेस्ट सीरीज है वो कभी हम आपको खुश करने के लिए पेपर बनाते ही नहीं है। हमारा पेपर हमेशा टॉप ऑफ द लाइन ही होता है, और यही हमारा काम करने का स्टैंडर्ड है, यही हमारा काम करने का तरीका है कि हम आपको खुश नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका आईना दिखा रहे हैं। हम प्रश्नोत्तर इज आईना, राइट? पता है क्या, जो आपका पिछला सिलेक्शन है NIT में, जो इस समय बच्चा है, वो गलत फहमी थी, वो उसने इसके पहले 2 बार तैयारी करी, आखिरी अटेम्प्ट था उसका वीडियो देखना जा करके, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, ऐप पे भी पढ़ा है। क्या बोला था उसने कि हमारा सारा नशा उतर गया कि इतने हम ये कोचिंग वो कोचिंग का टेस्ट सीरीज देख के आते थे, वहाँ 200 प्लस से नीचे तो कभी आता नहीं था, और यहाँ की टेस्ट सीरीज में 100 नंबर स्कोर नहीं कर पाएगा 300 में। बोला था ना, आप लोग तो बहुत सारे बच्चों ने मिले भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट इस माइंडसेट से काम करता है कि मेजॉरिटी को सेटिस्फाई रखो, तब तुमको दिसंबर तक दिक्कत नहीं होगी, जनवरी तक दिक्कत नहीं होगी, फरवरी तक दिक्कत नहीं होगी, तो कोचिंग को भी तो दिक्कत नहीं है। तुमको दिक्कत नहीं है तो हमको कैसे दिक्कत होगी? हमारे लिए तो अच्छा चीज़ है, बहुत स्मूथ चल रही है, और उसके बाद तुम मानोगे गलती तुम्हारी थी, नहीं कर पाए, किस्मत खराब थी, ये थी। कोचिंग एक अलग चीज़ है और कॉर्पोरेट कोचिंग एक अलग चीज़ है।
तो वो जब तुम वाकई में जो बच्चा है, देखो तुम खुद सोचो कितनी अजीब सी बात है कि फ्रेशर कॉर्पोरेट में जाता है, रिपीटर कॉर्पोरेट में क्यों नहीं जा रहा? उसको तो वो लाइफस्टाइल मिली, वो बढ़िया बेहतरीन एसी हर चीज मिली, क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा है तुम बताओ ना? क्योंकि टीचिंग नहीं मिली, मेंटोर नहीं मिला, और सिलेक्शन मेंटोर कराता है। अजीब सी बात है। तो ये सब चीजें हैं, और बेहतरीन लाइफ को जीना है तो सही समय पर एंट्री मारो, तो आगे तुम रिस्क ले पाओगे अपनी जिंदगी में, कुछ क्रिएट कर पाओगे। बहुत बता दिया। चलो ये हो गया। हाँ ये देखते हैं। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा पीछे आते हैं। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन और पॉजिटिवली चार्ज एल्काइल कार्बोकेटाइन और ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे पहली कंडीशन है कि या तो कार्बोकेटाइन होगा, या तो एल्कीन होगा, या तो फ्री रेडिकल, एक चीज। दूसरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पर हमको डीलोकलाइज दिखना चाहिए सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp2 ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? प्लेनर। अब यहाँ पर देखिए कुछ बात लिखी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल। नोट करिए फिर बताएं। अच्छे क्वेश्चंस हैं। हो गया? डन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें पॉसिबल है? पहले वाले में ये है एल्कीन, ये है एल्कीन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो ये देगा? इसके पास ये अल्फा कार्बन, तो इस पे लगी हुई 3 अल्फा हाइड्रोजन, देगा? ये देगा? नहीं। नो अल्फा हाइड्रोजन। ये देगा? क्यों? कार्बोकेटाइन और इसके बगल में अल्फा कार्बन, उस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, देगा। ये वाला क्यों नहीं देगा? कौन है देगा और कौन है नहीं देगा? जल्दी हाथ उठाओ। सोनू कह रहा है अनायत है नहीं देगा, और अंकित नहीं देगा, सत्यम नहीं देगा, मीनाक्षी तुम्हें नहीं पता, कहीं और बैठी हो? क्या लिखा है? एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कटायन या फ्री रेडिकल। यहाँ पर ये क्या है? कार्बन आयन। यहाँ पर हमें नहीं पता जैसा शब्द नहीं चलेगा। कार्बन आयन वो नहीं पढ़ा। अच्छा, तो हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ। क्या है? कार्बन आयन। तो यहाँ पर भैया इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो नहीं देगा हमको, क्योंकि कंडीशन ही है कहीं लिखा है क्या? नहीं। ये देगा? नहीं देगा। ये देगा? कौन है? नहीं। ये नो सर कौन है? नो। अरे लाइव वाले बच्चे तो बता दिया करो, कभी तो खुशी हो कि हाँ आ रहा है। कौन कह रहा नहीं देगा? देगा? बिल्कुल देगा सर। फ्री रेडिकल है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, देगा सर। देगा।
सर देगा एक अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन है ना, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन से ये अल्फा होगा ना, ये गुड। तेज हो तुम लोग, नोट करो। रेड हो जाए सर, हमको देखा करिए, साइड हो जाएगा ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही स्ट्रक्चर है, बना लीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लिखा है यहाँ पर, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या एल्काइल कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कोई भी स्पीशीज जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी अच्छी, उतना जो है स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, राइट। कौन, कोई एल्कीन हो, एल्काइल कार्बोकैटायन हो या एल्काइल फ्री रेडिकल। नोट करिए। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनाना है, कोई बना पाएगा? क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है? क्वेश्चन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे डिसाइड होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, गिन डालो, गिन डालो। पहले वाले में क्या, नो अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे वाले में 3, ये एल्कीन, ये अल्फा 3, जल्दी जब गिनो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 5, कौन है 5? खड़ा हो जाए, खड़े हो ना है ये तो नहीं। अब अगली बार सही बताओगे तभी बैठोगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो। अरे मेरे बच्चे, ये वाला अल्फा, ये वाला तो बीटा हो गया ना, तो क्या हो गया 2, ये अल्फा और ये अल्फा। यहाँ बैठने का मौका जो है, अल्फा अल्फा और 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो क्या 3 3 4 जा 12, तो आंसर क्या होगा 6 5 4, इसके बाद 3 वाला खड़ा हो जाए तुरंत, 2 3 1, खड़े हो भैया, अगली बार बैठेंगे आप। गलत बताया आपने, 6 5 4 2 3 1 कह रहे हैं कि गलत भी बताएंगे। प्रश्नोत्तर का फेवरेट काम है। हाँ नोट करिए। अब वो बताई थी, बता 3 बताई थी। ए खड़े हो जाओ, काजल खड़ी हो जाओ, घर का विधि लेडी विभीषण। एक दिन मैं ऐसे नीचे गया तो हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे। अब वो सामने एक लड़का है, वो बताशे लगाता है, वो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत मानता है शुरू से ही। हमसे अच्छा हम कहेंगे भैया हमको भी पढ़ा दीजिए, तो है बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है। तो वो बताता है सर बच्चे बतासे गाने आते हैं। हम कहा अच्छा, फीस तो नहीं दे रहा उनके पास बतासे के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम कहे तुमको मिल जा रहा है कि नहीं पैसा?
चलो किसी का तो भला हो रहा है। चलें आगे बढ़े तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे एक बात लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जिस एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो जैसे ये एक एल्कीन है और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये क्या है एक्चुअली, ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। आप लोग ने अगर वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी देखा हुआ, डालडा है ना, वनस्पति घी, तो ये वही रिएक्शन है जिसमें वेजिटेबल ऑयल से डालडा घी बना रहे हैं। CH3 तो होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ एक हाइड्रोजन आके लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आके लगेगा। इसी कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। और वहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो निकल, और वहाँ पे लिखा होता है रीने निकल। जाकर के देखिएगा, जो पीले रंग का डब्बा होता है 15 किलो वाला, तो उसमें लिखा होता है, इंग्रेडिएंट में सब कुछ लिखा होता है। तो वहाँ देखिएगा इसके बारे में भी लिखा है। तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, वेजिटेबल घी कैसा होता है, सैचुरेटेड। पैराफिन मतलब ये एल्केन, हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, एल्कीन है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए तीनों एल्कीन है, तो ये भी एल्कीन है। दिस इज 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। देखिए 1 2 3 4, तो इसका है नाम 2 मेथाइल ब्यूटीन, ब्यूटुइन, 2 मेथाइल ब्यूटुइन। वो हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, क्योंकि तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। दिस इज सिस, दिस इज 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। क्या हो गया? हाँ, इसको थोड़ा सा सही करेक्शन करो। यहाँ पर लगा दो H, यहाँ लगाओ H, यहाँ लगाओ H, अब सही है। ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक है। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे बनाओ, ये बनाओ स्टेबिलिटी। सिस में क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, ऐसे सबसे लीस्ट स्टेबल। अच्छा, यहाँ पर कह रहे सर एक ही प्लेन में नहीं है, 2 अलग अलग प्लेन है। मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर, मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे। हाँ, बैठा दें, जो बैठो भैया, तीनों लोग बैठ जाओ। ठीक है, चलो चलो लिखो। तो ये ट्रांसफॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। और ये कौन सा फॉर्म है, तो कहेंगे सर ये कौन सी स्ट्रक्चर है, जेमिनल स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप सोचो हाइड्राइड वाला चीज सोचे होगे तो लाइक एक ही कार्बन में दोनों ग्रुप सेम लगा हुआ है। तो इस मामले में ये इससे बेहतर क्यों है? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये ऐसा ही तो बात है कि जो ऐसे लगा हुआ है इसी को ऐसे कर दिए। नहीं भैया, ये एक ही मॉलिक्यूलर प्लेन में है और ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर प्लेन में, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ई फॉर्म है ना। हाँ, ई फॉर्म और एस फॉर्म याद आ गया। सही है, चलो। तो क्वेश्चन सर इसमें आया तो उसमें गलत दिखाया है। नहीं, अभी हम लोगों ने कल सॉल्व किया है। ये तो ई वाला है, देख लिया कल आप ही सामने देखा। वो उसमें अभी जो ये ऑप्शन दिया तो उसमें ई फॉर्म लगा तो गलत था। नहीं, इसका सी ऑप्शन सही है, देख लिया मैंने, कल ही तो किया हम लोग। नोट करिए, कल तुमको सेटिस्फाई कर भेजे थे, फिर तुम जो है सर उसमें अभी भी एक बार करेक्शन करना पड़ेगा। देख लेंगे। लाओ, तुम कह रहे हो तो देख लेंगे। जल्दी जल्दी, हाथ तेज चलना चाहिए, ठीक। लिख ली? इसके बाद फेयर भी करती हो? यही फेयर है, तो फेयर थोड़ी अच्छी कर लो। नहीं,
घर जा पढ़ने का मन करे ऐसी करो, देखे तुरंत नींद आ जाएगी। सारा पैसा बच्चे जो है कॉपी किताब पेन में बचाते हैं, जो करने आए हैं उसको छोड़ के बाकी सब करेंगे। बड़ी चीज तो तुम दे ही रहे हो। बहुत ऐसे रहे जैसे जमीन लिखा दी है। एक बेटा मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे, तो स्टेरिक रिपल्शन है ही नहीं वहाँ पे। सीमा सही है। यहाँ पे तो स्टेरिक रिपल्शन सबसे लीस्ट स्टेबल तो यही हुआ ना, यही तो बोले थे। और क्या बोले, क्या बोल दूं ऐसा कि तुम्हें अच्छा लगे? जो रीजन है वही रीजन है। ये मॉलिक्यूलर प्लेन जब कोई जैसे जैसे समझो तो उस परेशान कैसे कर लेगी तुमको? ये भैया प्लेन जैसे ये तुम्हारे चच्चा है मान लो, ठीक है, ये सड़क जा रही है, तुम्हारा घर इस पार है, चच्चा घर इस पार है, तुमको इस घर की जमीन पे कब्जा करना है, चच्चा कोई दिक्कत होगी क्या? चच्चा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुमको पड़ोसी कब्जा करनी है। लेकिन अगर तुम्हारे चच्चा का घर और तुम्हारा घर यहाँ हो और बीच की जमीन हो, तुम्हारा मन इस पे आ रहा है, चच्चा भी आ रहा है, तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो ये वही कंडीशन है जहाँ दोनों एक ही प्लेन में है, तो स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर भैया मॉलिक्यूलर प्लेन ही अलग अलग है। चच्चा ना बताए तब तक समझ नहीं आता। रिपल्शन या हिंड्रेंस, हिंड्रेंस लिखा है। आगे बढ़े, अच्छे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो स्टेबिलिटी का तुमने दो चीज सीखा, स्टेबिलिटी एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और एक और सीखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एचओएच मतलब पानी नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये तो अभी किया हम लोगों ने। ट्रांसब्यूटीन 1 ब्यूटीन सिस 2 ब्यूटीन। बनाओ स्ट्रक्चर, सॉल्व कर। सबसे ज्यादा कौन है ये तो मुझे दिख गया। सबसे ज्यादा स्टेबल तो ट्रांस होगा ना। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सिस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस था, पीछे देखे थे, तो मुझे लग रहा है 3 1 2 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और अच्छा है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये बता दो। ये तो बता सकते हो, तो बहुत आसान है। ये तो मैं ऐसे ही बता दूं और कहूं कि मैं अपनी कॉपी में इसको लिखना ही नहीं चाहता। दूसरा तीसरा तुम खड़े हो जाओ, तुम मारे जाओगे। दूसरा तुमको ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तीसरे से, इतना मारेंगे ज्यादा है ना। तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन कम है क्या? हाँ जी सर, 9 अल्फा हाइड्रोजन। भगा देने वाले लड़के हो। इनको देखे क्लास बुलाए, खड़ा कर दें, क्योंकि भाई तुम कुछ देर बाद खड़े ही होगे। हाँ, पेपर में भी ये ऐसे बच्चे, इनको जब ये पेपर देने जाओ वहां खड़ा कर दे। 3 अल्फा हाइड्रोजन, पता नहीं किसका क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर है 1 2 3 4। कहीं घुमा के दे देते तो पता नहीं क्या करते। अभी पढ़ाए हैं। बताइए जरा, कहीं तुम लोग पापा तुम लोग वीडियो देख लें तो कहें हमको आ जा रहा है, तुमको क्यों नहीं आ रहा है? हाँ पहले तो लेक्चर्स हो रहे होते थे, मेरे फादर उनको एक्सेस था लाइव क्लास का। मेरे फादर घर से जब खाली है तो लाइव क्लास चले आते थे और देखते थे सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा।
हाँ कहेंगे तुम स्क्रीन के सामने काहे खड़े हो जाते हो, बच्चे क्या लिखेंगे। हाँ वही पूरा वो लोग एनालिसिस करते थे कि आप स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम खड़े हैं, बच्चे देखेंगे कि क्या लिखेंगे, साइड होकर के लिखना चाहिए। तो मेरी मम्मी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मम्मी मेरी फोन कर रही है तुम्हारा लेक्चर नहीं आया। मैं सच बता रहा हूँ कि कई बार फोन आता था, कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, कल लेक्चर लिए थे कि नहीं, क्योंकि भाई डायरेक्टर हैं तो उनको देखना होता है ना कि काम सही कर रहे हैं नहीं। चले लिख लो बेटा। हो गया? चल इसलिए ये वाला बताओ, ये पॉइंट ही लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज गिवन बाय। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ। बोथ बिल्कुल सही इस बच्चे ने बताया। पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट, और हाइपर कन्जुगेशन नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता, जैसे कार्बोकैटायन की जगह अगर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल लिख देता तो भी तो सच बात थी, है ना। पहले तो इसका लिखो बोथ, तो खाली कुछ को हर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो लिखना ही पड़ेगा, लिख लो ऐसे ही लिखो। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तुम तो क्लास की नहीं थी पीछे, समझ आ रहा है। चलो और भाई दांत दर्द अभी ठीक है? कौन सी वाली हुआ, तुमको हुआ था? मरीज शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि मरीज कौन है। फोकस एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीछे हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन पढ़ा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की एक और कंडीशन है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये बॉन्ड लेंथ को भी इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? बॉन्ड, जो कि भाई बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सिग्मा बॉन्ड है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा? तो देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन था, ये वाला, तीन में से एक हाइड्रोजन ये था, ये भैया ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर शिफ्ट हुआ? इधर। तो यहाँ कुछ देर के बाद तुमको यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा कुछ दिखेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इस एक हाइड्रोजन में ये होगा H+, और यहाँ पर एक और एक, तो ये इसका अपना वाला थोड़ा दे देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इस यही शिफ्ट होगा, है ना। ये तो निगेटिव चार्ज है, दूसरे वाला निगेटिव होता है, अपना वाला थोड़ा निगेटिव होता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव। तो देखो जरा जब ये शिफ्ट हुआ तो अल्टीमेटली इस पर निगेटिव चार्ज आया। देखो मैंने इसका अपना खुद का एक बना के रखा है और एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों साथ में लोन पेयर की तरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इसको कार्बन 1 बोला, इसको कार्बन 2, इसको कार्बन 3। आप खाली इस केस को समझिए, केस की स्टडी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में सारी चीज़ें किसमें है? कॉन्जुगेशन में। तो अभी आपको जो ये दिख रहा है इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ, अच्छा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54, और इसकी क्या होती है? डबल बॉन्ड की 1.33 या 34, और उसकी ट्रिपल बॉन्ड की 1.23 होती है एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन बॉन्ड है C1 और C2 के बीच में, इसकी बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। तो इनडायरेक्टली ये कहना है कि भैया 1.54 से तो कम ही है, लेकिन 1.34 से
और दूसरी बात लिख रहे हैं इस कंडीशन देखो, तो ये अब यहाँ पर क्या लिखा है C2 और C3 की 1.54 से कम है। यहाँ पे देखो इसकी बात कर रहे हैं कि C2 और C3 की 1.54 से कम है। अरे सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड है तो 1.34 होनी चाहिए ना, 1.34 होनी चाहिए ना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और 1.54 होनी चाहिए थी, उससे कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये वाली कम हो रही है, ये वाली कम हो रही है और ये वाली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस का एक टाइप है, इस टाइप को कहते हैं पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस समय CH2 माइनस और थोड़ा थोड़ा ये डबल से, ये सिंगल से डबल हो रहा होगा, ये सिंगल से डबल हो रहा होगा और ये डबल से सिंगल हो रहा होगा। तो जब ये डबल से सिंगल हो रहा होगा तो 1.34 से ज्यादा, और वो जब सिंगल से डबल हो रहा होगा तो 1.54 से। अब समझ में आया? तो ये आंसर है बोथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए बता नोट कर लीजिए, लिखती रहा करिए साथ साथ में, मतलब सामने देखा करिए, नीचे लिखा करिए। हाइपर कॉन्जुगेशन को H लिखा करो खाली। कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन लिखोगे? लिख तो रहे हो, H लिखो। H also affect bond length B.L। अरे आजकल के बच्चे तो यही सब बोलते हैं, आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? IDK, that's I don't care, ऐसे बोलते हैं, ये सब बोलते हैं तुम लोग। क्या बोलते हो तुम लोग? के था ना? हाँ ऐसा कुछ करते हैं, I don't know। अरे अपन सीरियसली हाँ, उसमें कहते ना मैं CBSE मेरे में चलता है, जाकिर खान कहता है ना, वो भी बढ़िया आदमी है, मजेदार। मुझे 2-3 अभी जो ये सब आने लगे, YouTube सिनेमा जो जब से शुरू हो गया एकदम ट्रेंड में, 2-3 आदमी बेहतरीन निकले। एक हर्ष बेनीवाल, जानते होंगे, हर्ष बेनीवाल है, अरे बेहतरीन, अच्छा बहुत अच्छा कंटेंट होता है उसका। और जाकिर खान तो है ही है बेहतरीन। डन, बहुत लिख के आगे बढ़ जाओ बेटा, हाँ बहुत लिख देना। चलो अब यहाँ पर देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन 2 तरीके का होता है, मतलब एक होता है +H और एक होता है -H। क्या होता है? इसको -H से डिनोट करते हैं, इसको इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं है। +H का क्या मतलब है, -H का मतलब वही है बिल्कुल जैसा आपकी +I और -I पढ़ा था ना, +I और -I। तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो भैया ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिंग को क्या कर रहे हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन, तो रिंग क्या होगा, डीएक्टिवेट। रिंग से रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी ना, कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, तो यहाँ ये -H हो गया, ये +H हो गया। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, +H, कौन घटाएगा, -H। ठीक है, तो देखो -I ग्रुप लगे, हेलोजन देखो क्या होते हैं, -I। इलेक्ट्रॉन को क्या किए, रिंग से विड्रॉ करिए, क्या किए, बनाती रहो बेटा, सोचने लगती नहीं, नहीं लिखो, लिखते रहो, छूट जाएगा फिर और नहीं समझ में आएगा। कमेंट देख लीजिए सर, मैं कमेंट पर ध्यान नहीं देता। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है?
फोकस एडजस्ट हो जाओ, दिख नहीं पा रहे हैं। अभी ठीक है बेटा? अरे क्या बात है, आज फोकस शिफ्ट हो जा रहा है। मैं यहीं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, फोकस शिफ्ट ही नहीं होगा। अब लिखो तुम। होता है ना, वो कैमरे मोशन सेंस करते हैं। चलें? अरे इधर रुक जाओ, रुक जाओ। हो गया? आज ये कैमरा वफादारी कर रहा असली, कह रहा मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगे। हेडिंग डालिए मालिक, हाँ तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस। रेजोनेंस का ये दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको डिनोट करते हैं आर या एम से, और इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखिएगा इट इज परमानेंट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो कितना अच्छी बात लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकेलाइजेशन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डी लोकेलाइजेशन है इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अच्छा, सिस्टम कितने तरीके का होता है? कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। ठीक है, 1,3 पोजीशन इज कॉन्जुगेटेड पोजीशन। यहाँ पर लिखा है कि क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा क्या है, इट इज द फिनोमेना इन विच 2 और मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं एक ही कंपाउंड के, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बेटा हम दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे तो एकदम साफ आ रहा है। कैमरा बेटा पोछ लो, स्क्रीन पोछ लो। ठीक है, कंपाउंड कैन बी रिटन दैट इन्वॉल्व, देखो लिखा है दैट इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन एटम की शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा भी है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। थोड़ा सा बड़ा है, बोरिंग है, बट ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ लिखा ना, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या एक शब्द और है, द शब्द इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मेरी पेन कहाँ है? द शब्द इज, आगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूटिंग माफ कीजिएगा। वैसे जब आप लोग ईयरफोन लगाए होते हैं उस समय खांसी वासी बहुत तेज लगती होगी काम में, खांस लेते हैं तो उसमें भी आ रहा है, कान बुझ जाता होगा। नोट कर लिया? बात मत करो, नोट करो। कृष्णकांत, तुम्हारा ये साइड व्यू बेटा एकदम सलमान खान जैसा दिखता है एकदम। कौन सी मूवी थी सलमान खान की? तेरे नाम। लेफ्ट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। हो गया? अरे हाँ या ना? अच्छा भैया ये टी है।
चले आगे बढ़े। इससे ज़्यादा लिख रहे हैं। ज़्यादा लिखना है हाँ। सबने नोट कर लिया? नीचे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लग रहा है बेटा। ये छोड़ बाद में, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड लिख दो। अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए, अब ये लिखना शुरू करो, तुम लेट हो जाएगा तुमको, तुम अपना तैयारी थोड़ा पहले शुरू किया करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है भैया। कॉन्जुगेशन इज मस्ट। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। और कॉन्जुगेशन हमेशा, ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज रेजोनेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? तो कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेनर है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp2। अब यहीं से शुरुआत है, यहीं से काम की बात शुरू होती है कि ये जो कॉन्जुगेशन है, क्या ये जो कॉन्जुगेशन है ये किस किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहला कॉन्जुगेशन है दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन? पाई। तो देखो जरा गिनते हैं इधर से 1 2 3। तो देखो पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। और कॉन्जुगेशन में क्या अल्टरनेट पोजीशन होती है, 1 3 5 7 9। तो ये कॉन्जुगेशन है, लिखो 1,3 कॉन्जुगेशन है कि नहीं डबल बॉन्ड का? अच्छा, बेंजीन रिंग देखो यहाँ से 1 2 इसको नहीं कहेंगे, 2 इसी को कहा, क्योंकि एक बात याद रखना कि डबल बॉन्ड को हमेशा एडजेसेंट नंबर देते हैं। 3 4 5 6। तो 1 3 कॉन्जुगेशन, 3 और 5 कॉन्जुगेशन, 5 और 7 कॉन्जुगेशन, या 5 और 1 हो गया। कॉन्जुगेशन दिख गया या और सुंदर बना है? हाँ दिख गया ना। दूसरे तरीके का कॉन्जुगेशन है पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो ये 1 पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, 1 और 3 पाई पॉजिटिव चार्ज 3 पे है और पाई 1 पे, ठीक है। दिस इज 1 2 3, ठीक है। हो गया। तो 2 कॉन्जुगेशन देखा, एक पाई पाई कॉन्जुगेशन और एक पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला। देखिए पाई नेगेटिव होगा, पाई पॉजिटिव हो गया है, तो हो गया। अगला है पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, डायग्राम बना लीजिए। अब इसके बाद लिखा है पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, फ्री रेडिकल। और ये है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर। दिस इज पाई, दिस इज पाई, पाई और लोन पेयर, फिनॉल, फिनॉल, राइट। नोट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लीजिए।